बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमारा चल रहा था आपकी एलिमेंट्री फिनाल ऑफ ह्यूमन, उसमें आज हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मैंने लास्ट जो लेक्चर्स हुए उसमें बताया है कि इसके अंदर आके आपकी कंप्लीट डाइजेशन होती है। आपके ऑरल कैविटी से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, स्टमक में भी कंप्लीट नहीं होता। इवन कि वहां प्रोटीन जो है वो भी सारी जो है वो टूटती है, अच्छी तरीके से नहीं है, यानी कंप्लीट जो डाइजेशन है। और उसके बाद हमारे पास इसी के अंदर आपकी जो खुराक डाइजेस्ट हुई होती है उसको खून के अंदर शामिल करना होता है जिसम को प्रोवाइड करने के लिए। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी टोटल लेंथ जो है वो 3 मीटर से 10.59 मीटर तक हो सकती है ना। तो ये सुन के बाद ये जो इसकी लेंथ का इन्हिसार है इंसान की हाइट पे डिपेंड करती है। अगर हाइट छोटी है इंसान की तो उसके मुताबिक इसकी लेंथ होगी। अगर इंसान के जिस्म का साइज बड़ा है, लेंथ बड़ी है, तो हमारे पास उसी के लिहाज से उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बड़ी होगी। तो आमतौर पर हमारे पास जो देखा गया है, यानी ये आप लोग के मैं बताया है कि मुख्य तरह के इंसान में उसकी लेंथ बढ़ने के बाद जो है ना मिली है, तो ये मिली है। ठीक है ना, वेरी बेसिकली। तो आमतौर पर जो नॉर्मल पीपल है जिनका कद 5 फुट या इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो उनमें ये 3 से लेकर जो है वो 4 या 5 मीटर तक बस होती है। ठीक है, नॉर्मल के अंदर जो ऑब्जर्वेशन की गई है। समझ आएगी बात की? अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके कितने पार्ट्स में से डिवाइड किया जाता है? 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहला जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हमारे पास कहलाता है ड्यूडेनम। सेकंड हमारे पास कहलाता है ड्यूडेनम। और थर्ड पार्ट हमारे पास कहलाता है इलियम। ये इसको 3 पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम की टोटल लेंथ जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर तक होती है। और ये शेप के लिहाज से ये सी स्ट्रक्चर की तरह होती है, इस तरह सी, चाहे राइट साइड से हो चाहे लेफ्ट साइड से हो। ठीक है, अब जो ड्यूडेनम है, जैसे हमारे स्टमक का एरिया खत्म होता है उससे अगला जो एरिया है ना वो हमारे पास किसका है? ड्यूडेनम का। ये हिस्सा हमारे पास ड्यूडेनम का है। अब ड्यूडेनम के साथ जो है वो एक ट्यूब अटैच होती है। ठीक है, ये ट्यूब हमारे पास कहलाती है बाइल पैंक्रिया कॉमन डक्ट। ये कॉमन डक्ट में जस्ट इसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिया हूं, बता दिया मैंने। ये हमारे पास बाइल ग्लैंड के लिए और पैंक्रियाटिक ग्लैंड के लिए कॉमन डक्ट होती है। इस डक्ट के लिए पैंक्रियास और जो बाइल ग्लैंड जो आपके लीवर में मौजूद होता है उसके नीचे साइड पर, तो उसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, साल्ट्स निकलते हैं जो कि ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होते हैं। अब जो पैंक्रियास होता है ये पत्ते की शक्ल का होता है और इसकी जो मुंह होता है पैंक्रियास का, ठीक है ना, ये पैंक्रियास के बना, ठीक है ना, इसका जो माउथ होता है वो आपकी ड्यूडेनम के साथ अटैच होता है। एंड जहां से ड्यूडेनम शुरू होती है वहीं साथ आपके किसका माउथ होता है? ये पैंक्रियास का जो है वो माउथ जुड़ा हुआ होता है।
मैं थोड़ा सा इसको रिड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। ये बिल्कुल आपके इस साइड तुम्हारा ये स्टमक है और दूसरी साइड जैसे आप जाते हो जहां आपकी ये वाला हिस्सा ये पूरा कैमरे में आ नहीं रहा, मैंने दिखा था कि आपकी जहां पेरिटोनियल कैविटी होती है, जहां पर आपकी नाभ से थोड़ा सा नीचे वाला एरिया और ड्यूडेनम कैविटी होती है, ड्यूडेनम, ठीक है, उसके अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन सारी तीनों इसके पार्ट्स जो फैले हुए होते हैं, ठीक है। तो अब पैंक्रियास का जो माउथ होता है वो जहां से ड्यूडेनम शुरू होती है उसके साथ वहां पर ये अटैच होता है। तो तुम्हारे जो लेफ्ट साइड है उसके बिल्कुल आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, पेट वाली कैविटी है, उसके लेफ्ट साइड में तुम्हारा जिगर मौजूद होता है और इसके 2 लूप्स होते हैं। कितने लूप्स होते हैं? 2 लूप्स। तुम्हारा जो जिगर होता है इसके कितने लूप्स होते हैं? 2 लूप्स होते हैं। एक लूप छोटा होता है, एक लूप इसका बड़ा होता है, बड़ा होता है। और इसके बिल्कुल बैक साइड पर, ये नीचे वाली साइड पर इसका ये बॉल लाइक हमारे पास बाइल ग्लैंड मौजूद होता है। अब बाइल कोई जो है अपने अंदर से हार्मोन तो नहीं निकालता, लेकिन इसमें से जो फ्लूइड्स निकलते हैं वो सारे साल्ट्स होते हैं जो हमारे पास खुराक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ पैंक्रियास है, इसमें से भी हार्मोन्स निकलते हैं और ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होते हैं और ड्यूडेनम के अंदर जो आपकी गास्ट्रिक काइम होती है, कौन सी? गास्ट्रिक काइम। गास्ट्रिक काइम मैंने इसलिए बोला है जैसे मैं प्रोडक्ट स्लाइड्स में बताया था कि ये सब कुछ मिल मिला के स्टमक के अंदर वो सारा एक शॉर्ट की शक्ल में तैयार होता है, जैसे मैंने काइम बोला, क्योंकि उसमें गास्ट्रिक जूस होता है, इस वजह से मैंने क्या बोला है? गास्ट्रिक काइम कह दिया है। ये सारे का सारा गास्ट्रिक काइम आपकी ड्यूडेनम के अंदर दाखिल होता है तो फौरन आपकी जो है बाइल के अंदर से साल्ट जो डाइजेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन में इसलिए बताया कि आपकी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर हासिल होती है? आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है, स्टमक के अंदर नहीं होती, ठीक है। फिर यहाँ पर से हमारे पास हार्मोन्स निकलते हैं और सेकंड बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्लड सप्लाई समझ आ रही है बात, थोड़ा इसमें बड़ा करके इसका लेवल दिखा रहा हूँ। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, ये सी शेप का हमारे पास होता है, ठीक है ना। मैं जरा पीछे करके बना रहा हूं कि समझिए इस सी शेप के हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है। तो जहां पर बाइल के अंदर से, बाइल ग्लैंड के अंदर से साल्ट निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड से हमारे पास हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है ना। एक क्या हो गया कि ड्यूडेनम के अंदर कौन कौन से आए? एक बाइल साल्ट्स निकलते हैं, दूसरा पैंक्रियास से जो है वो हार्मोन्स निकलते हैं, इसके हमारे पास जो हार्मोन्स है वो एक ट्राइप्सिन होता है और दूसरा हमारे पास पैंक्रियाटिक एक बेटा तुम्हारे मुंह के अंदर माइलेज होता है, वो आपका स्लाइविक अमाइलेज होता है, जो आपके पैंक्रियास में निकलता है वो क्या होता है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है। और तीसरा हमारे पास होता है लाइपेज। ये तीनों तरह के हार्मोन जो है आपके पैंक्रियास से निकलते हैं। और तीसरी ये जो ड्यूडेनम है ना, इसकी वॉल के अंदर से, ठीक है ना, इसके सेल्स के अंदर से एक फ्लूइड निकलता है, वो अल्कलाइन फ्लूइड होता है, अल्कलाइन फ्लूइड होता है हमारे पास। और ये अल्कलाइन फ्लूइड इधर से भी आता है और इधर से भी आता है। ये दोनों अल्कलाइन फ्लूइड जो है, जो तुम्हारा गास्ट्रिक काइम स्टमक से इसमें दाखिल होता है, तो उसके अंदर गास्ट्रिक जूस यानी HCl होता है, तो उस HCl को जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए जो आपकी इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं उसमें से ये अल्कलाइन मटेरियल निकलता है, ऊपर से बाइल से भी आता है, तो वो दोनों हमारे पास अल्कलाइन फ्लूइड मिलकर इस काइम के अंदर जो एसिड मौजूद HCl होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, इसका काम है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बाइल साल्ट आते हैं ना, आपकी खुराक के अंदर प्रोटीन का काफी हिस्सा यहाँ पर डाइजेस्ट होता है मुकम्मल है। अब जैसे ही यहाँ पर आता है हमारे फूड के अंदर क्या मौजूद होते हैं? फैटी एसिड्स भी मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स भी मौजूद होते हैं। तो
आपके पैंक्रियाज से अब जो बाइल लेने से सांस निकलते हैं वो तुम्हारे खुराक के अंदर जो फैटी एसिड या लिपिड्स होते हैं उनको तोड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं, और वो प्रोसेस जिसके अंदर लिपिड या फैटी एसिड्स को तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। सही ना? उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर लिपिड्स को जो है वो तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? एमल्सिफिकेशन का प्रोसेस बोल देंगे, एमल्सिफिकेशन। ये प्रोसेस हमारे पास है। ब्रेक डाउन of lipids or fatty acids, ठीक है? वो प्रोसेस आपके क्या कहलाता है? एमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। तो बाइल साल्ट जो है उसका काम क्या होता है? तुम्हारे खुराक के अंदर जितने लिपिड्स और फैटी एसिड्स हैं उनको तोड़ना है, यहाँ पर इसकी कंप्लीट डाइजेशन करती है। अब सेकंड मैंने आपको बताया है कि तुम्हारे पैंक्रियाज में 3 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें जो ये ट्राइप्सिन है, ये जितनी प्रोटीन अनडाइजेस्टेड रह चुकी होती है उस प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है, सीना डाइजेशन। ये कैमरे में नीचे नहीं आएगा तो इससे इसको ऊपर लिख रहा हूं प्रोटीन। जो ट्राइप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है? और जो पैंक्रियाटिक एमाइलेज है वो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा, और जो लाइपेज है, लाइपेज, ये जो तुम्हारी खुराक के अंदर जो फैट्स होती है, सही ना, जैसे ऊपर मैंने बताया, ठीक है ना, तो ये उसको जो है डाइजेस्ट करते हैं। जो आपकी प्रोटीन है, आपकी जो लिपिड्स है, ठीक है ना, जो फैटी एसिड्स है, जो लिपिड्स हैं, उनको ये डाइजेस्ट करता है। समझ आ गया मेरी बात की? कि आपके बाइल साल्ट जो है क्या करते हैं कि जस्ट आपके जो लिपिड या फैटी एसिड्स को तोड़ देते हैं, छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जो बाइल साल्ट्स होते हैं। और दूसरा उसमें मैंने जैसे बताया अल्कलाइन फ्लूइड आता है, और ये गैसेज उसके अंदर ऐसे को क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं, जस्ट को तोड़ते हैं, और उसको डाइजेस्ट का काम कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है, जो तुम्हारे पैंक्रियाज से निकल जाता है, ठीक है? यहां पर जो है आप लोगों की कंप्लीट डाइजेशन, सब मटेरियल की जो जो होता है सबकी डाइजेशन मुकम्मल तौर पर हो जाती है। अब जो नेक्स्ट तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन चलता है वो हमारे पास क्या आता है? जिजिनम। जो तकरीबन हमारे पास 2.5 मीटर लॉन्ग होता है, और उससे अगला जो लास्ट वाला पोर्शन है वो हमारे पास कहलाता है इलियम। क्या कहलाता है? वो इलियम। अब जो जिजिनम है ना बेटा, इसमें भी डाइजेशन होती है। जो मटेरियल यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है ना, बहुत सारा मटेरियल जो समझ लो कि 90% से अबव मटेरियल इसमें डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारे पास जिजिनम में जाता है। और जिजिनम के अंदर जो है हमारे पास जो है वहां उसकी वॉल से भी हमारे पास हार्मोन निकलते हैं, पीछे से भी आ रहे होते हैं, तो जाके जो चीज यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं होती वो जिजिनम के अंदर जाके जो है मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो जाती है। जैसे डाइजेस्ट हो जाती है आमतौर पर आप जो है वो ये बात सुनोगे, सिर्फ इलियम के अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है, ऐसी बात नहीं है। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है। यहाँ पे जिजिनम के अंदर भी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, लेकिन ये तादाद में कम होते हैं, और सबसे ज्यादा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास किसमें बने होते हैं? इलियम में बने होते हैं। और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं विल्लाई। क्या बोलते हैं? विल्लाई कहते हैं। समझ आ रही है बात की? क्या हमारे पास जिजिनम से जो मटेरियल थोड़ा बहुत है अनडाइजेस्टेड, वो जब जिजिनम के अंदर पहुंचता है वहां पर डाइजेस्ट हो जाता है, उसको तोड़ दिया जाता है, मुकम्मल तौर पर आपकी खुराक जो है वो डाइजेस्ट हो चुकी होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पर कुदरत ने आपकी विलाई फिंगर स्ट्रक्चर उसके अंदर पैदा की हुई, उन्हीं के साथ उससे उसका क्या होता है कि इन विलाई में मौजूद होती हैं कैपिलरीज।
यहाँ इसके कैपिलरीज मौजूद होती है, चाहे वो इलियम में सबसे ज्यादा ही होती है, ठीक है ना। और इसमें जो इलियम से कम होती है, यहाँ भी एब्जॉर्प्शन डाइजेशन से एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ मुकम्मल एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पर किसी किस्म डाइजेशन इस इलियम के अंदर नहीं होती। तो फिनलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें विलाई कहा जाता है, इसके लिए कैपिलरीज की दीवारें जो है कैपिलरीज बिछी हुई होती है। अब हमारे पास कैपिलरीज की वॉल और विलाई की वॉल दोनों हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करेंगे। इसमें से जो मटेरियल डाइजेस्ट होता है वो किसमें दाखिल हो जाता है, तुम्हारे ये जो कैपिलरीज का जाल बिछा था उनके अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ एब्जॉर्प्शन होती है और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हमारे पास किसमें होती है, इलियम के अंदर होती है। इलियम के अंदर ये जो विलाई बनी होती है, इससे इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। जैसे सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो डाइजेस्टिव फूड है उसको आसानी से ज्यादा मिकदार में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। बड़ा समझ आ गई आपकी। अब यहाँ पर जो विलाई है इसके लिए सिर्फ ब्लड कैपिलरीज नहीं होती, आपके जिस्म के अंदर खुद ने दो तरह के सिस्टम जो है सर्कुलेशन के लिए बनाए हैं। एक आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम वो सिस्टम है कि जिसके अंदर जब तुम्हारे ब्लड के प्रेशर की वजह से कैपिलरीज में से कुछ मवाद निकलकर टिश्यूज के दरमियान खाली जगहों पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो वो हमारे पास मटेरियल को जिस्म से इकट्ठा करने के लिए जो टिश्यूज के दरमियान होता है, कुदरत ने लिम्फेटिक सिस्टम बनाया है। वो लिम्फेटिक सिस्टम उस मटेरियल को लेता है, दोबारा तुम्हारे खून का हिस्सा बना देता है। मींस तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम तुम्हारे बॉडी का ड्रेनेज सिस्टम है कि इजाफी चीजें जो टिश्यूज के दरमियान खून के प्रेशर की वजह से कैपिलरीज के निकल से बाहर आ चुकी होती हैं, उनको दोबारा खून के अंदर शामिल करता है। तुम्हारे जिस्म की लिम्फेटिक सिस्टम क्या कर रहा है, सफाई कर रहा होता है। तो ये जहां जहां चाहे इसमें लाए हो चाहे ये भी लाए हो, इसमें ब्लड कैपिलरीज के अलावा एक खास किस्म की और कैपिलरीज होती हैं, और वो कैपिलरीज की वॉल जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की कैपिलरीज की वॉल से थोड़ी मोटी होती है। इतनी मोटी होती है कि इसमें मटेरियल दाखिल ना हो सके, साइज में भी बड़ी होती है और थोड़ी सी दीवार उसकी जो है वो थोड़ी ठीक होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो ब्लड कैपिलरीज के अलावा दूसरी तरह की कैपिलरीज मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरी के साथ ही होती है। इनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज कहा जाता है। तो जितना मटेरियल टिश्यूज के दरमियान होता है और यहाँ पर जब विलाई के ब्लड कैपिलरी के साथ ये लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज मौजूद होती हैं, तो इन लिम्फेटिक वेसल्स को हम बोलते हैं लैक्टियल। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टियल बोलते हैं। बड़ा समझ आ गई बात की कि जहां पर विलाई के साथ तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, तो उन ब्लड कैपिलरीज के साथ आपकी क्या मौजूद होती हैं, लिम्फेटिक सिस्टम की ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं, लैक्टियल, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है कि अब जितनी खुराक को इसमें एब्सॉर्ब होकर तुम्हारे खून के अंदर शामिल होकर हार्ट की तरफ चली जाएगी ताकि जिस्म की तरफ पंप की जाए। तो ये भी क्या करता है, तुम्हारा जो लिम्फेटिक वेसल्स या लैक्टियल होते हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड को इकट्ठा करता है और तुम्हारे खून का दोबारा हिस्सा बना देता है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैं तुम लोगों को बहुत सारी बातें इसके अंदर जो करने वाली हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहरहाल इतना करवा रहा हूं जितना बुक के अंदर मौजूद है ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब तुम्हारे जिस्म के अंदर तुम्हारा आर्टरीज का सिस्टम भी है, ठीक है ना, आर्टरीज सिस्टम भी है और वेनस सिस्टम, वेन्स का सिस्टम भी है। अब तुम्हारा जो स्टमक है ना, इसकी तरफ ऑक्सीजन ब्लड आता है मेसेंजिक आर्टरी के जरिए। जब इसमें से डीऑक्सीजन ब्लड को बाहर निकालना हो, दिल की तरफ जाना हो, इसमें से एक वेन निकलती है, उस वेन को हम बोलते हैं हेप्टिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं, हेप्टिक पोर्टल वेन कहते हैं। अब हेप्टिक पोर्टल वेन का कनेक्शन जो है ये जाती है तुम्हारे लिवर तक। कहां तक जाती है, लिवर तक। ये तुम्हारी जितनी आर्टरी, जितनी तुम्हारी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, मैंने जैसे बताया कि ये आपकी वेन कहां से निकलती है, स्टमक से। जितना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से डीऑक्सीजन ब्लड जो है वो लेकर जाती है। इसमें सारा डीऑक्सीजन ब्लड जो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में किसके अंदर दाखिल होता है, हेप्टिक पोर्टल वेन के अंदर दाखिल होता है।
अब लगा है कि ये हमारे पास जो ब्लड होता है कैपिलरीज के अंदर, ये सारी इसमें खुराक एब्सॉर्ब होती है और ये खुराक हमारे पास जो है खून में शामिल हो, यहाँ से खून किसमें दाखिल होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर दाखिल होगा। समझ आ रही है कि जितना तुम्हारा खुराक यहाँ ब्लड कैपिलरीज मौजूद है और इसके अंदर खुराक मौजूद है जो डाइजेस्टिव इसके अंदर एब्सॉर्ब कर ली गई। अब यहाँ से ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो दिल की तरफ आर्टरी को ले जाने से नहीं, ये किसके जरिए जाएगा, वेन के जरिए दिल की तरफ जाएगा, फिर दर्द उसको दिल जो है उसको आर्टरी के जरिए पंप करेगा। अब यहाँ से ये ब्लड जो है हमारे हेपेटिक पोर्टल वेन में जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन से वो ब्लड आगे जाएगा लीवर की तरफ, वो ब्लड किसकी तरफ जाएगा, लीवर की तरफ जाएगा और तुम्हारे लीवर के अंदर से एक वेन निकलती है जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक वेन। क्या बोलते हैं, हेपेटिक वेन। अब देखो कि जितना मटेरियल खून है उसमें खुराक है सब हेपेटिक पोर्टल वेन से लीवर की तरफ जाएगा। अब लीवर में क्या होगा कि लीवर के अंदर हमारे पास इसमें जो हार्मफुल चीजें होंगी, इस खुराक में जो हार्मफुल चीजें होंगी उसको लीवर क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा और जिन चीजों की जरूरत नहीं होगा वो यहां से उनको निकालेगा। लगी समझ में बात की, जब सब कुछ डिटॉक्सिफाई हो जाता है, जिन चीजों की जरूरत नहीं होती, जो जिसके लिए हार्मफुल होती हैं, वो लीवर के अंदर जो है रह जाती है। लीवर उसको क्या कर देता है, सॉरी लीवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी लेस हार्मफुल कंपाउंड से चेंज कर देता है। अब वहां से वो सारे का सारा खून जिसमें खुराक मिली हुई है वो लीवर से निकलेगी, लीवर से एक वेन निकलेगी लेकर उसको बोलेंगे हेपेटिक वेन। ये हेपेटिक वेन जो है उस सारे ब्लड जिसमें खुराक मौजूद है इसको आगे एक बड़ी वेन के अंदर दाखिल करेगा, वो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा होगी। तो इंफीरियर वेना केवा के जरिए सारे का सारा खून बमा खुराक जो है हमारे दिल की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी और वहां पर जो है उसको जिस्म की तरफ पंप कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जाके हमारे पास हमारी जो डाइजेशन है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो लिवर रह गया है उसके बारे में स्टडी की जाएगी।